हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लेते हैं। The Cartesian equation of a line is x minus 5 by 3, y plus 4 by 5 equals to z minus 6 by 2. Write its vector form. तो हमें वेक्टर फॉर्म लिखनी है और ये उसी लाइन की कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब इसमें जो A है वो क्या है हमारा, वो है पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिससे वो लाइन पास कर रही है। ठीक है, और B वेक्टर क्या है, वो वेक्टर जिसके वो लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए अब A और B वेक्टर इस कार्टेशियन फॉर्म से फाइंड आउट करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। ठीक है, तो ये जो ये x1 y1 z1 है, ये तो उस वे पॉइंट्स है ना, जो हमारा a कोऑर्डिनेट होता है जिससे लाइन पास कर रही होती है, और a b c क्या है, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, तो अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें या इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखें तो ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन y प्लस 4 को हम लिख सकते हैं y माइनस माइनस 4 अपॉन 5 इक्वल्स टू z माइनस 6 अपॉन 2। ठीक है, अब अगर इससे हम कंपेयर करें तो जो पॉइंट है x1 y1 z1 वो क्या आ जाएगा, 5 है ना। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर x1 को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 5 क्योंकि माइनस ऑलरेडी बीच में है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा -4, y1 इज -4 और z1 इज 6। पॉइंट आ गया है। अब यहाँ से अगर हमें डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने हैं तो वो क्या आएंगे, ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये आ जाएगा 3, 5 और 2। ठीक है, अब इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम ए वेक्टर और बी वेक्टर लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, हमें पता है जो ए वेक्टर होता है वो होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, ओ ए, और ओ क्या है, ओरिजिन। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, 0 और 0। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर क्या होगा, ए के जो कोऑर्डिनेट्स है, ये पॉइंट्स है, इसमें से कॉरस्पॉन्डिंग माइनस कर देंगे तो 5 माइनस 0 हो जाएगा 5i। ठीक है, सिमिलरली -4j प्लस 6k, तो ये आ गया हमारा ए वेक्टर। सिमिलरली अगर हमें बी वेक्टर फाइंड आउट करना है तो वो क्या है, पैरेलल टू लाइन है ना, पैरेलल टू लाइन वेक्टर है। तो इसीलिए जो बी वेक्टर है वो जो डायरेक्शन रेशियोज है उसी से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3i प्लस 5j प्लस 2k। तो ये आ गया हमारा बी वेक्टर। अब सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर लेना है। ठीक है, तो आर वेक्टर क्या आ गया हमारा, मीन्स लाइन की इक्वेशन वो आ जाएगी ए वेक्टर। तो ए है अपना 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा। अब बी वेक्टर क्या है, हमने अभी कैलकुलेट किया है, 3i प्लस 5j प्लस 2k। ठीक है, तो ये आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, जो कार्टेशियन फॉर्म में हमें गिवन था ऑलरेडी। तो इस तरीके से आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट्स है, 1 एंड 2। तो हम इसमें से 1 पार्ट सोल्व करेंगे और एक आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये है आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 5j प्लस k कैप प्लस लैम्डा 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये पोजीशन वेक्टर हो गया, जिस पॉइंट से पास हो रही है उसका पोजीशन वेक्टर, और ये हो गया है पैरेलल वेक्टर। ठीक है,
अब यहाँ पर भी हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा B2 वेक्टर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ये B वेक्टर है इससे हमें डायरेक्शन रेशियोज मिलते हैं, तो जो I, J और K कैप का कोफिशिएंट है वही हमारा है डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो यहां से अगर हम B1 वेक्टर लिखें, ठीक है, तो वो क्या है 3I प्लस 2J प्लस 6K। ठीक है, तो इससे हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, सपोज A1 इक्वल्स टू 3, B1 इक्वल्स टू 2। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो ये B1 है ये तो है डायरेक्शन रेशियो और ये है B1 वेक्टर, कंप्लीट वेक्टर। ठीक है, तो B1 और B1 वेक्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा C1 इक्वल्स टू 6। सिमिलरली यहां से B2 वेक्टर क्या है हमारा, तो B2 वेक्टर है I प्लस 2J प्लस 2K। ठीक है, और यहां पर देखो ये म्यू गिवन है और यहां पर मैंने लिख दिया लैम्डा। तो चलिए म्यू ही लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम B2 का देखें तो ये है डायरेक्शन रेशियोज, इसके जो कोफिशिएंट है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन। ठीक है, तो यहां से हमारे पास जो A2 है वो क्या आ जाएगा 1, और जो B2 है B2 आ जाएगा 2 और C2 कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास दोनों के डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों कैलकुलेट किए, क्योंकि जब हम लाइन का एंगल निकालते हैं, लाइन के बीच का एंगल, उसका फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियोज के हेल्प से इजीली हो जाता है। तो कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइन से थीटा, तो कोस के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। ठीक है, रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ठीक है, और बाहर आ जाएगा मोड। तो इसको ऐसे कुछ रटने की जरूरत तो नहीं है, आपको पता है कि कोई भी अगर दो वेक्टर हो, अब हमें पता है कि जो B1 वेक्टर है उसके पैरेलल है ए वाली फर्स्ट वाली लाइन और B2 वेक्टर है सेकंड लाइन जिसके पैरेलल है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमें एंगल निकालना है, तो डायरेक्ट क्या होता है, हमें पता है कि B1 डॉट B2, ठीक है, ये क्या है डॉट प्रोडक्ट, तो B1 डॉट B2 क्या होता है B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। ठीक है, अगर यहां से कोस थीटा कैलकुलेट करना हो तो ये आ जाएगा B1 डॉट B2 अपॉन B1 का मैग्नीट्यूड इंटू B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही है वेक्टर्स में। तो इसको आप इजीली अगर देखो यहां पर, तो B1 डॉट B2 क्या होगा, उसके जो भी I के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, B1 का 3I और B2 का I, तो 3I इंटू I हो जाएगा 3I डॉट I, है ना, और डॉट प्रोडक्ट में I डॉट I क्या होता है 1 होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा 3। और वैसे भी अगर हम देखें कि A1 इंटू A2 अगर हम करेंगे तो वो भी आएगा 3 इंटू 3 ही। ठीक है, तो जो B1 डॉट B2 है वो है ऊपर वाला चीज़ें, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और B1 का मैग्नीट्यूड क्या है, ये वाला वेक्टर है ना B1, तो इसका जो A1 B1 C1 जो उसके कोफिशिएंट्स हैं उसी का मैग्नीट्यूड है, और ये B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इजीली आप इसको यूज कर सकते हैं और इसको रटने की भी एज सच कोई जरूरत नहीं है। तो कोस थीटा यहाँ से कितना आएगा, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A1 A2 दैट मीन्स 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 प्लस B1 B2, तो B1 है 2, B2 B2, तो 2 2 जा 4 प्लस C1 C2, तो C1 है 6 और C2 है 2, तो 6 2 जा 12। अब रूट के अंदर क्या लिखेंगे देख लेते हैं, A1 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 स्क्वायर 9 प्लस B1 का स्क्वायर, तो B1 है 2, तो स्क्वायर 4 प्लस C1 का स्क्वायर, तो C1 है 6 और स्क्वायर हो जाएगा 36।
ठीक है। अब दूसरा रूट, तो यहाँ पर है a2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस b2 का स्क्वायर विच इज 4 प्लस c2 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 4, और बाहर मोड किस लिए लगता है, ताकि एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिले और वहां से हमें एक एक्यूट एंगल मिल जाए बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। तो यहां से कोस थीटा कितना आ जाएगा, 3 4 7 और 12 17 हो गया है, और रूट के अंदर ये क्या है देखो 36 और 4 40 और प्लस 9, तो ये आ जाएगा 49, और यहां से रूट के अंदर क्या आएगा 4 4 8 और 9, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखो कोस थीटा आ गया है, मोड हटा देते हैं क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। तो ये आ गया है 7/49 का रूट कितना होगा, ये आ जाएगा 7 × 9 का रूट हो जाएगा 3, तो यहां से क्या आ जाएगा कोस थीटा इक्वल्स टू 17/21, ठीक है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल, तो एंगल के लिए क्या करेंगे, ये 17/21 की तो एज सच वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं हम थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 17/21, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनल। इसी तरीके से आप ये जो सेकंड पार्ट है इसमें भी ये हो जाएगा हमारा a वेक्टर, ये हो जाएगा b1 वेक्टर, ये a2 वेक्टर और ये b2 वेक्टर। तो सेम प्रोसेस से आप इन दोनों लाइंस का भी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा cos थीटा इक्वल्स टू 3 + 4 7 + 12, तो ये आ जाएगा आपका 19 अपॉन रूट के अंदर ये क्या आएगा देखो 36 + 4 40 और ये है 9, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 49, ऑलराइट। और सेकेंड रूट के अंदर 4 4 8 और 1 9, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा 19 अपॉन रूट 49 मीन्स 7 और रूट 9 मीन्स 3, तो 19/21 आ गया है कोस थीटा। बट हमें फाइंड आउट करना है थीटा, एंगल बिटवीन द लाइंस, तो इसीलिए जो थीटा है वो कितना आ जाएगा कोस इनवर्स 19/21, क्योंकि हमें 19/21 की डायरेक्ट कोई एंगल में वैल्यू नहीं पता है, इसीलिए हम सिंपली कोस इनवर्स में छोड़ देंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेकंड पार्ट की, तो यहाँ पर भी ये है a1, ये है लैम्डा b1 और ये आ जाएगा a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमने फर्स्ट पार्ट में यूज किया है फॉर्मूलाज, उसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट का भी सोल्व कर लेना है, बहुत ही इजीली कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, तो यहाँ पर हमारे पास 2 लाइंस है, ठीक है। इनफैक्ट 2 पार्ट है, तो 1 पार्ट में हमारे पास 2 लाइंस है, x - 2/2 इक्वल्स टू y - 1/5 इक्वल्स टू z प्लस 3/3 -3, और दूसरी भी लाइन है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें वेक्टर फॉर्म में लाइंस गिवन थी और यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में लाइंस गिवन है। कंसेप्ट सेम ही लगाना है, फॉर्मूला सेम ही लगाना है। कौन सा फॉर्मूला था, जल्दी से मैं लिखता हूँ, कोस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लीकेशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और रूट के अंदर आ जाएगा डिनोमिनेटर में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया है। अब देखो यहां से जो डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं हमें, तो फर्स्ट लाइन का क्या आएगा डायरेक्शन रेशियोज, तो यहां से हम a1 लिख सकते हैं। अब यहां पर मेन बात है कि कार्टेशियन फॉर्म में जब हम ABC कैलकुलेट करते हैं, तो जो x है उसका कोफिशिएंट न्यूमरेटर में 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको हम किसी तरीके से 1 बनाते हैं, ठीक है। तो आगे हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कोफिशिएंट x y z का 1 ही है, तो इसलिए हम डायरेक्टली डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं। a1 आ जाएगा 2, b1 कितना आ जाएगा 5 और c1 आ जाएगा -3। सिमिलरली दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, a2 कितना आ जाएगा -1। यहाँ पर भी देखो x y z तो कोफिशिएंट 1 ही है, तो यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, तो c2 आ जाएगा 4, ठीक है। और सेकंड लाइन में भी जो कोफिशिएंट्स है x के वो x y z के वो 1 ही है, ठीक है। तो इन
वैल्यूज को हम कोस थीटा के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो यहां से कोस थीटा आ जाएगा, चलिए जल्दी से फाइंड आउट करते हैं। तो a1 इंटू a2 मीन्स 2 इंटू -1, तो ये आ जाएगा -2 प्लस b1 b2, तो b1 है 5 b2 है 8, तो ये आ जाएगा 5 8 जा 40 प्लस c1 है -3 और c2 है 4, तो ये आ जाएगा -12। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो डिनोमिनेटर में आएगा a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर को ऐड करना है। तो इन सब के स्क्वायर्स को ऐड करना है। तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 और c है -3, तो उसका स्क्वायर 9। सेकेंड रूट में क्या आएगा, a2 का स्क्वायर, b2 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, बस इतना ही करना था। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कोस थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। तो ये है 40 और ये है -2 -12, तो ये आ जाएगा -14। ठीक है, तो प्लस में कितना बचेगा, 14 6 20 और 40 है तो 26 बचेगा। अपॉन में यहाँ पर है देखो कितना 25 और 9 कितना होगा 34। ठीक है, और 34 और 4 हो जाएगा 38। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो 64 और 16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 6 70 80 और 1 भी है तो ये आ जाएगा आपका 81। ठीक है, तो 26 अपॉन, अब 81 को क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर है, और ये आ जाएगा 38। ठीक है, तो कोस थीटा कितना आ गया है 26 अपॉन 9 रूट 38, तो थीटा कितना आ जाएगा, कोस इनवर्स 36 बाय 9 रूट 38। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं किया है। मेन बस वही है कि जो भी लाइंस दी गई है उनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, तो आप उनका डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट कर लें और फिर ये फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P सो दैट द लाइन्स 1 - x/3 7y - 14/2p इक्वल्स टू z - 3/2 एंड, और ये सेकेंड लाइन है, आर एट राइट एंगल्स। तो इसमें P की वैल्यू बतानी है सच दैट दीज टू लाइन्स आर एट राइट एंगल्स। ठीक है, राइट एंगल्स मीन्स दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि जो 90 डिग्री का केस हो तो उसमें क्या होता है, अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो उसके लिए हमारा जो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 0। ठीक है, तो जो हम अभी यूज भी कर रहे थे फॉर्मूला में कोस थीटा इक्वल्स टू, ये न्यूमरेटर में होता था और डिनोमिनेटर में रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो उसको अगर अब देखो कि कोस 90 कितना होता है 0 होता है, दैट मीन्स अगर 90 डिग्री बताना है, राइट एंगल पे बताना है, दैट मीन्स जो कोस 90 है वो 0 आएगा। दैट मीन्स उनके जो बीच का एंगल का फॉर्मूला था वो कितना होना चाहिए 0, और वो 0 कब होगा, जब न्यूमरेटर 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप इनको A B C नहीं कंसिडर कर सकते, क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया, लास्ट क्वेश्चन में बताया है कि यहाँ पर जो 1 - x है तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है -1, बट मैंने बोला था कि x का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तभी हम जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं, A1 बोलेंगे। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम थोड़ा चेंज करेंगे, तो क्या आएगा 1 - x है, तो अगर हम यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x - 1। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -x, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -1 में तो ये +1, तो +1 - x तो वही बना हुआ है, और अपॉन में कितना है 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है 7y है, तो y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ से 7 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा y और ये 14 है तो आ जाएगा -2 अपॉन 2p। ठीक है, इक्वल टू z - 3, तो इसका तो कोफिशिएंट 1 ही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है,
तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी जो -1 है इसको मैं -1 भी लिख सकता हूँ, तो -1 को भी हमें हटाना है, ठीक है। तो ऊपर होना चाहिए सिंपली x -1, ठीक है। तो x -1 और -1 को कहाँ ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, तो ये कहाँ जाएगा, 3 के भी डिनोमिनेटर में, तो 3/-1 तो -3 हो जाएगा सिंपली, ठीक है, क्योंकि माइनस ऊपर हो या बाहर लगा हो या -3 पे हो, एक ही टर्म है वो। ऑल राइट, अब बात करते हैं y -2। अब 7 को कहाँ ले जाए, तो 7 जाएगा 2p/7। समझ में आई बात इतनी। अब यहां से आ जाएगा z -3/2। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट वाली लाइन, ठीक है। अब हम सेकंड वाली लाइन को भी ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो अब जो ये यहां से आया है डिनोमिनेटर में, इससे आ जाएगा हमारा a1 = -3, b1 = 2p/7, ठीक है, और c1 = आ जाएगा 2। इतना क्लियर है। अब सेकंड लाइन से देख लेते हैं। यहां पर अगर मैं -7 कॉमन ले लूं तो -7, तो वहां पे बचेगा x -1, चाहे आप करके देख लो। तो -7x हो जाएगा, तो वो लिखा हुआ है, और -7 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो +7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा अपॉन में 3p = y -5/1। तो ये तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर है 6 - z/5, तो यहाँ पर भी मैं इसके तरीके से -1 कॉमन ले सकता हूँ। तो -z - 6 में क्या है, 5 है, तो इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो x -1 अब ये है 3p/-7, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं -3p/7। अब ये माइनस ऊपर लगाओ, बाहर लगाओ या नीचे लगाओ, एक ही बात है ना। और 3p में 7 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जैसे यहाँ पर आया, = y -5/1, तो सेम ही रहेगा, और z -6, और यहाँ पर आ जाएगा -5। ये आ गई हमारी सेकेंड लाइन की इक्वेशन। तो यहाँ से जो हमारा a2 है ना, ये क्या है, डायरेक्शन रेशियोज। तो a2 कितना आ जाएगा, -3p/7, और b2 कितना आ जाएगा, देखो 1 है ये, तो सिंपली कोई दिक्कत नहीं है, और c2 कितना आ जाएगा, -5। चलिए अब ये सारी की सारी वैल्यूज अब इस फॉर्मूला में या इस कंडीशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, और फिर हम p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो a1 क्या है, वहां पर देखते रहो, -3, a2 क्या है, -3p/7, ऑल राइट, b1 क्या है, 2p/7, b2 क्या है, 1, और c1 क्या है, c1 है 2, और c2 क्या है, वो है -5, ठीक है, = 0। क्लियर है। तो यहां पर माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9p/7, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई है तो सिंपली 2p/7, कोई चेंज नहीं है, और यहां पर है -10 = 0, 2 × -5। क्लियर है। तो -10 को उधर ले जाएंगे और 9p/7 और 2p/7 को ऐड कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, सिंपली 7 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और 9p + 2p हो जाएगा 11p = -10 और जाके 7, तो p कितना आ जाएगा, देखो 7 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 70/11, तो p की वैल्यू आ गई 70/11। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। सिंपली क्या किया हमने, जो लाइंस दी हुई थी वही कंसेप्ट लगाए हैं, जो लाइंस दी हुई थी उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, x1 - x2/a में, सॉरी x1 - x1/a में, ठीक है, y -y1/b में, और z - z1/c में। तो हम यहाँ पे लिख लिए, और फिर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लिए। उसके बाद ये कंडीशन, अगर कोई भी दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन आप लगा सकते हैं आंख बंद करके, ठीक है, वैसे देख के ही लगाना है। तो यहाँ से हमारा p आ गया 70/11। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। शो दैट द लाइन्स x - 5/7, y +
2/-5 इक्वल्स टू z/1 एंड x/1 इक्वल्स टू y/2 इक्वल्स टू z/3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट लगाना है कि दोनों में परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस, तो दैट मीन्स दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री के केस में क्या होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री तो होना चाहिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अगर ये करके 0 आ गया दैट मीन्स हम बोल देंगे कि लाइन हमारी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से देखो सभी के जो x y z के कोफिशिएंट है वो 1 ही है, तो इसमें जो नीचे लिखा हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं यहीं से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं लिख ही देता हूँ a1 b1 c1 a2 b2 और c2। जल्दी से करते हैं, तो a1 की जगह 7 और a2 कितना है 1 प्लस b1 है हमारा -5 और b2 है 2 प्लस c1 है 1 और c2 है 3। तो यहाँ से हम LHS लेके चल रहे हैं। ठीक है, समझ सकते हो कि हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं ना, तो ये लेके चल रहे हैं, ये जो ये वाला साइड है, तो अगर ये 0 आ गया तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो 7 - 10 + 3। अब देखो 7 + 10 7 + 3 + 10 और -10 है, तो आंसर आ गया है 0। दैट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो दैट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालो और उसमें फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और पैरेलल के लिए क्या करते हैं, अगर आपको याद नहीं है मैं रिकॉल करा देता हूँ ऐसे ही। तो पैरेलल जब थीटा इक्वल्स टू 0 हो तो उस केस में होता है a1/a2 b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। या ये बोल दिया जाए कि डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं, बताओ कि पैरेलल है या नहीं है, तो उनको डिवाइड करके देख लो आपस में, और अगर वो प्रोपोर्शनल करके कोई एक नंबर आ गया, सब इक्वल में कोई एक नंबर आ गया के कांस्टेंट कोई, तो हम बोल देंगे कि थीटा इक्वल्स टू 0 है तो दोनों लाइंस पैरेलल है। ठीक है, चलो सारा रिकॉल हो गया है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस r वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, r वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और दूसरी लाइन है r वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे दो लाइंस के बीच में। तो अगर आपको याद हो 2D में क्या केस होते थे, या तो कोई लाइंस इंटरसेक्टिंग होती थी लाइक दिस, या फिर कोई भी लाइंस पैरेलल होती थी, है ना। और कोइंसिडेंट लाइंस तो इसका मतलब है कि वो दोनों सेम ही लाइंस होती हैं। ठीक है, बट 3D के केस में क्या होता है कि या तो दो लाइंस पैरेलल होगी, ठीक है, लेकिन दूसरा केस है स्क्यू लाइंस का। तो स्क्यू लाइंस में ये होता है कि ऐसी लाइंस जो ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, तो 3D के केस में ऐसा हो सकता है कि ना ही तो वो इंटरसेक्ट कर रही हो और ना ही पैरेलल हो, बट 2D के केस में ऐसा नहीं होता है। तो 3D के केस में स्क्यू लाइंस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, फॉर स्क्यू लाइंस, दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस होगा b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन b1 क्रॉस b2 का मोड। ठीक है, तो हमें b1 क्रॉस b2 फाइंड आउट करना होगा और फिर उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये तो हुआ स्क्यू लाइंस के लिए। ठीक है, बट पैरेलल लाइंस के लिए क्या होगा, फॉर पैरेलल लाइंस, वो भी अभी सीख लेते हैं, बाद में काम आ जाएगा। तो ये होगा d इक्वल्स टू b1 क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के लिए ये हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस में क्या होगा कि जो b1 और b2 वेक्टर है वो हो जाएंगे सेम। ठीक है, तो वो दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे, तो इसीलिए हम उनको बोल देंगे पैरेलल वेक्टर, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और a1 a2 मीन्स जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं वो लाइंस वो डिफरेंट होंगे,
पैरेलल के केस में भी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देख सकते हो आप कि जो D1 और D2 हैं वो दोनों डिफरेंट हैं, तो इसीलिए हम स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्यू लाइंस का केस है। ठीक है, सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं B1 क्रॉस B2। करेक्ट, तो B1 हमारा ये वाला वेक्टर हो गया और B2 ये वाला। तो क्रॉस फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, आपने किया ही होगा वेक्टर्स में, तो करेंगे हम I J K। ठीक है, तो पहले B1 के जो भी नंबर है वो लिख देंगे। I का कोफिशिएंट होगा 1, J का -1 और K का 1, और B2 वेक्टर में ये आएगा 2, 1 और 2। करेक्ट है, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो I कैप है ना, ये कैप के साथ है सभी के सभी, तो I कैप और डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, सिंपल, ये तो आपने 11th क्लास में सीखा ही है। तो ये और ये वाली लाइन गई तो -1 × 2, तो ये आ जाएगा -2, 1 × 1 और बीच में आता है -1, फिर आएगा -j कैप, तो ये और 1 × 2 और ये आ जाएगा 1 × 2, तो बीच में आएगा -2 और फिर आएगा +k कैप। ठीक है, तो k कैप के साथ ये और 1 × 1 और -1 × 2, तो ये हो जाएगा -2 और एक बीच में माइनस होता है तो ये हो जाएगा +2। ठीक है, सिंपल एक्सटेंशन है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ इसमें। तो -3i, 2 - 2 हो जाएगा 0 और ये बचेगा +3k कैप। ठीक है, तो ये आ गया है अपना B1 क्रॉस B2 वेक्टर। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें वो कैसे करेंगे, तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रूट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं I J K है ना, उनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करना है। मैग्नीट्यूड आ जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, +3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये कितना आ गया 18, या इसी को लिख सकते हैं 9 2 जा 18। करेक्ट, तो 9 2 जा 18 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि √9 को हम 3 लिख सकते हैं, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3√2। ऑल राइट, अब हमारा एक स्टेप तो हो गया, B1 क्रॉस B2 हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें करना है A2 - A1 वेक्टर। तो A2 - A1 वेक्टर कैसे होगा, A2 - A1 वेक्टर, ये तो बहुत ही सिंपल है। A2 वेक्टर हमारा सेकेंड लाइन का वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, और A1 हमारा फर्स्ट लाइन का पोजीशन वेक्टर है। तो चलिए यहीं पे कर लेते हैं 2i - i, या मैं अलग से लिख लूँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए अलग से ही लिख लेता हूँ। तो 2i वेक्टर -j कैप -k कैप, और ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, ये हमें सिंपली करना है। तो अब देखो बीच में माइनस है, तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा सब में माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2i -j कैप -k कैप -i कैप -2j कैप -k कैप। ठीक है, तो 2i और -i, तो ये बचेगा +i कैप -j -2j, तो -3j कैप और -k -2k कैप। ठीक है, ये क्या आ गया है A2 - A1 वेक्टर। ऑल राइट, तो हमारे पास सारी नॉलेज आ गई है, मैग्नीट्यूड भी आ गया है। तो अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस इसी फॉर्मूले से करेंगे हम, स्क्यू लाइंस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो B1 क्रॉस B2 है ना, B1 क्रॉस B2 क्या है हमारा -3i प्लस 3k कैप, और इसके साथ लेना है डॉट प्रोडक्ट किसका, A2 - A1 वेक्टर का। तो A2 - A1 भी हमने कैलकुलेट कर लिया, i -3j है ना कैप और -2k अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो यहां पर आ जाएगा 3√2। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व क्या करना है, बस जो न्यूमरेटर में है डॉट प्रोडक्ट है उसको सोल्व करना है और फिर तो आंसर आ ही जाएगा। तो अब देखो जब डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं i के साथ i का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, i के साथ j का 0 हो जाएगा, i के साथ k का 0 हो जाएगा। तो जो सेम कैप वाले हैं i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो 1 होगा, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आप कर ही चुके हैं वेक्टर्स में। तो -3i × i, तो i 1 और -3 का करेंगे तो 1 के साथ -3 बचेगा।
ठीक है। और यहाँ पर देखो जे तो है नहीं, मीन्स जे का हम मान सकते हैं 0 जे, है ना, और जीरो की मल्टीप्लाई हम -3 के साथ करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। बट अब बचा के, तो के साथ है 3k इंटू -2k, तो के 1 हो जाएगा और 3 इंटू -2 हो जाएगा -6, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड लेना है डिस्टेंस का, ठीक है। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पर कि नेगेटिव वाला केस आ गया -3 -6, तो हमें लेना होगा मैग्नीट्यूड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू -3 -6 -9, और मोड लेंगे तो आ जाएगा 9/3√2, ठीक है। तो 3 से ये गया 9, तो ये आ जाएगा 3, तो डिस्टेंस आ गया है 3/√2। इतना क्लियर है? तो यही आ जाएगा हमारा इन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, और यहां पर हमारे पास 2 लाइंस है, दिस एंड दिस, ठीक है। तो इनके बीच में हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। सेम कंसेप्ट लगाएंगे, a1 a2 कैलकुलेट कर लेंगे और b1 b2 कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से, है ना। सिंपली कर सकते हैं हम, ये कार्टेशियन फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में तो इजी होता था a1 b1 बताना, बट यहाँ पर भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा है। चलिए सबसे पहले a1 देख लेते हैं क्या होगा। तो इस लाइन को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा हुआ x+1, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x -1, क्योंकि x1 क्या होता है ना। अगर हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसके लिए हमें चाहिए होगा x1 x2 x1 y1 z1, तो x1 होगा x - x1, ठीक है। तो इस केस में -1 हो जाएगा अपॉन 7 प्लस इक्वल्स टू y -1 अपॉन -6 इक्वल्स टू z -1, है ना, और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ से अगर इस लाइन को देखें तो यहाँ से हमारे पास x1 y1 z1 क्या आ गया है, ये आ गया है -1 और -1, तीनों से वही आ रहा है, करेक्ट। तो a1 वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली a1 वेक्टर इज -i कैप -j कैप -k कैप। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच जिसके थ्रू ये लाइन पास कर रही है। और इसका अगर हम बी वेक्टर की बात करें, ठीक है, तो वो किससे आएगा, डायरेक्शन रेशियोज से। तो यहाँ पर है a हो जाएगा यहाँ पर 7, b हो जाएगा -6 और c हो जाएगा 1। और ध्यान क्या रखना होता है कि x y z का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है, तभी हम ये x1 y1 z1 लिख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा b वेक्टर आ जाएगा, b1 वेक्टर, वो आ जाएगा 7i कैप -6j कैप प्लस k कैप, ठीक है। चलिए हमारे पास a1 b1 आ चुका है। यहाँ से भी हम a2 b2 कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, है ना, इसमें मैंने पूरा एक्सपेंड करके आपको बताया। तो यहाँ से हम a1 वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर x -x1, तो x1 हो जाएगा 3, यहाँ पर x2 लेंगे हम, है ना, x1 y1 इसमें कंसिडर कर लिया, तो x2 हो जाएगा 3, y2 हो जाएगा 5 और z2 हो जाएगा 7। तो चलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तो 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप। और अगर हम b2 वेक्टर की बात करें, ये a2 है, तो b2 वेक्टर क्या होगा, जो भी डिनोमिनेटर में है वही हमारे a2 b2 c2 हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम वेक्टर लिख सकते हैं i कैप, और ये है -2 तो -2j कैप, और ये है 1 तो ये k कैप, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला में लिख देता हूं ताकि आपको याद आ जाए क्या करना है। तो b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 वेक्टर इंटू b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर मोड लेना है और पूरे जो भी आएगा यहाँ पर नंबर, उसका भी हमें मोड लेना है ताकि डिस्टेंस पॉजिटिव आ जाए, करेक्ट। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। ये क्यों है,
क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो हमारा b1 और b2 वेक्टर है ये डिफरेंट है, तो ये भी एक स्क्यू लाइन का केस है ना, पैरेलल लाइन का नहीं है। जहां पर भी b1 और b2 सेम आ जाए वो पैरेलल लाइन का केस हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, a2 माइनस a1 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a2 माइनस a1 वेक्टर कितना होगा, a2 है हमारा 3i प्लस 5j प्लस 7k माइनस a1 वेक्टर क्या है ये वाला, माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। ऑल राइट, तो माइनस ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 3i प्लस 5j प्लस 7k और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। ऑल राइट, तो 3i प्लस i, तो ये हो गया हमारा 4i कैप, 5j प्लस j तो ये आ जाएगा 6j कैप है ना, और 7k प्लस k तो ये आ जाएगा 8k कैप। तो ये तो आ गया है a2 माइनस a1 वेक्टर। अब हमें फाइंड आउट करना है b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2 यहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं है ना। i j k कैप, तो b1 वेक्टर क्या है, b1 है 7 माइनस 6 है ना, और 1 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 7 माइनस 6 और 1, और b2 वेक्टर में यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 2 और यहाँ से आ जाएगा 1। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आपको ये कैलकुलेट करना था ना, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या एज्यूम कर सकते थे है ना, यहाँ पर b1 b2 b3 है ना, और यहाँ पर c1 c2 c3 जो भी यहाँ पर डायरेक्शन रेशोज हैं वो सब है ना, b1 के डायरेक्ट वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं थी, बट ये वाला इजी होगा क्योंकि हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिख के इसमें पुट कर रहे हैं वैल्यूज। तो चलिए अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, i के करस्पॉन्डिंग करेंगे है ना, तो i से ये गया और माइनस 1 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, और ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2, और बीच में माइनस ऑलरेडी होता है तो ये हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, फिर आएगा माइनस j, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 इंटू 1 7 और 1 इंटू 1 और बीच में माइनस 1। ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस k कैप, यहाँ से आ जाएगा 7 इंटू माइनस 2 माइनस 14, और ये है 1 इंटू माइनस 6 तो हो जाएगा माइनस 6, तो बीच में माइनस होता है तो टोटल हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 6 प्लस 2 तो माइनस 4, तो ये आ जाएगा माइनस 4i, और ये है 7 माइनस 1 तो 6, और बीच में माइनस है तो माइनस 6j। ऑल राइट, और ये आ जाएगा माइनस 8k। तो ये आ गया है अपना b1 क्रॉस b2। ठीक है, अब इसका हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए, जैसा हम डिनोमिनेटर में देख भी सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं थोड़ा इधर का स्पेस यूज कर लेता हूं। तो मैग्नीट्यूड क्या सिंपल है, इसके जो भी नंबर्स है कोफिशिएंट्स है उनके स्क्वायर को ऐड करके रूट लेना है। तो यहाँ से आ जाएगा b1 क्रॉस b2 का मोड हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर तो 16 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखो 64 और 36 तो ये तो हो गया 100, और ये है 16 तो 116। ठीक है, अगर आप इसको 4 से डिवाइड कर दो है ना, या ऐसे करो कि 4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है तो कितना आएगा 4 2 जा 8 तो ये आएगा 2, और कितना बचा 36 तो 4 9 जा 36, तो यहाँ से देखो ये आ जाएगा 2√9। क्लियर है बात इतनी। अब हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस। ठीक है, तो b1 क्रॉस b2 ये तो ये वाला वेक्टर है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप माइनस 6k कैप। ऑल राइट, और अगर इसमें डॉट प्रोडक्ट लेना है तो किसका लेंगे a2 माइनस a1 का, तो a2 माइनस a1 हो गया हमारा ये वाला नंबर, तो ये क्या है 4i कैप
प्लस 6j कैप प्लस 8k कैप। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये बीच में डॉट है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं। तो b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 2√29। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं सिंपली। तो यहाँ से आ जाएगा 2√29 और न्यूमरेटर में कितना आ जाएगा, -4i, और डॉट लेंगे किसके साथ, 4i के साथ, तो ये आ जाएगा -16, है ना, i से i 1 और -4 × 4 16 और माइनस है तो -16 और यहाँ पर मोड भी लेंगे हम, है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला है सिंपली। तो यहाँ से -6j और +6j, ठीक है, तो j डॉट j 1 और -6 × 6, तो ये कितना हो जाएगा -36, है ना। और सिमिलरली -8 × 8 हो जाएगा -64। ऑल राइट, अब देख लेते हैं कि क्या हो गया न्यूमरेटर में। तो ये भी आप देख सकते हैं कि 64 और 36 हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 116। तो यहाँ पर रूट कितना आया था, √116 और यहाँ पर आएगा 116 विदाउट रूट, लेकिन ये माइनस में है बट हमने मोड भी लगाया हुआ है, तो ये हो जाएगा 116 अपॉन में 2√29। ठीक है, तो 2 से ये जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, तो डी आ जाएगा 58√29। अगर इसको थोड़ा और सोल्व करना हो तो इसको लिख सकते हैं 2 × 29, है ना, 29 × 2 ही है 58 और नीचे भी 29 है रूट में, है ना, तो यहाँ से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इक्वल्स टू 2√29। ठीक है, बस इतना करना है। मेन काम तो आपका क्या है कि A1 और B1, A2 और B2 फाइंड आउट करना, और उसके बाद तो ये सिंपली कैलकुलेशन है जो आप वेक्टर्स में भी सीख चुके हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला आपको सिंपली याद रखना है। ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर r वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 एंड r वेक्टर इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1 एंड r वेक्टर इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा B2। ठीक है, तो सिंपल आपको पता है कि A1 वेक्टर ये है, B1 वेक्टर ये है, A2 वेक्टर ये है, B2 वेक्टर ये है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कार्टेशियन फॉर्म से A1 A2 B1 B2 वेक्टर्स निकाले थे, उसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, डायरेक्टली गिवन है, तो फॉर्मूला आप लगा ही सकते हैं। आप देखो यहाँ पर भी हमारा जो B1 और B2 है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पर भी हम स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2। तो ये हम कैलकुलेशन बार बार कर चुके हैं, है ना, तो मैं इस बार इसको नहीं करने वाला हूं। तो आपको सारी की सारी वैल्यूज पुट करनी है यहाँ पर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस में किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 3/√19। ठीक है, यह आप आंसर मैच कर सकते हैं और बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर r वेक्टर इक्वल्स टू 1 - t I कैप, t - 2 j कैप, 3 - 2 t k कैप एंड s1 + s+1 I कैप, 2s - 1 j कैप और -2s + 1 k कैप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारी वेक्टर इक्वेशंस है उसमें कुछ ऐसा तो लिखा नहीं है r वेक्टर इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1, है ना, लेकिन यहाँ पर कोई डिफरेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हमें वैसी ही फॉर्म में लाना है जो फॉर्म हमें पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं t, तो जैसे वहां पर लैम्डा होता था B1 वेक्टर के साथ t B1, है ना, ऐसे ही यहाँ लैम्डा B1, तो ऐसे यहाँ पर t B1 आएगा। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि s हमारा एक पैरामीटर है, तो वैसे ही हमारा आएगा SB2। इतना क्लियर है। तो चलिए सबसे पहले हम सबसे पहली इक्वेशन को सोल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये है r वेक्टर इक्वल्स टू 1 - t, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 1 × I कैप लिख सकते हैं, है कि नहीं, और t को हम बाद में लिखेंगे अलग से। तो यहां पर क्या को कांस्टेंट है
-2j लिख सकते हैं, तो -2j है ना। और सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 3 इंटू के, तो +3 इंटू के लिख सकते हैं, इतना कर सकते हैं। प्लस अब देखो यहाँ पर हमने क्या क्या छोड़ दिया, टी वाले नंबर्स छोड़ दिए हैं, तो टी हम बाहर ले लेते पहले से ही, और यहाँ पर आ जाएगा ये है -t इंटू आई, है ना। तो हमने टी बाहर ले लिया है, तो इसलिए यहाँ पर बचेगा -i कैप। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं जे के साथ, तो ये है +tj और टी बाहर ले लिया है तो बचेगा +j, ठीक है। सिमिलरली के कैप के साथ, तो यहाँ पर हमने टी बाहर ले लिया है, ये क्या है -2t के, तो टी बाहर ले लिया है तो -2k कैप। समझ में आ रही है बात। तो ये क्या बन गया हमारा r वेक्टर इक्वल्स टू a1 + t b1। ऑल राइट। अब अगर हम सेकंड इक्वेशन की बात करें तो इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, चलिए कर लेते हैं। r वेक्टर इक्वल्स टू यहाँ पर है s + 1i कैप, तो पहले ये वाले लेते हैं, s वालों को छोड़ देते हैं, s वालों को बाद में लेंगे अलग से। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 इंटू आई कैप, तो सिंपली आई कैप। यहाँ पर है -1 इंटू जे कैप, तो ये आ जाएगा -j कैप। अब इसमें देखो बाहर एक ऑलरेडी माइनस है, ठीक है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा -1 इंटू के, तो यहाँ से आ जाएगा -k कैप। प्लस अब s वाले टर्म्स लेंगे तो s पहले ही कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा s इंटू आई, तो s बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा i कैप। और यहाँ पर 2s इंटू जे, तो s बाहर ले लिया है इसलिए यहाँ पर बचेगा 2j कैप। ऑल राइट। अब k की बात है तो यहाँ पर है माइनस बाहर ऑलरेडी, तो -2s इंटू के, तो s हमने बाहर ले लिया है तो यहाँ से आएगा -2k, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो ये है a2 + s b2, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, r वेक्टर इक्वल्स टू a1 + t b1, और सेकंड इक्वेशन r वेक्टर इक्वल्स टू a2 + s b2, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम यूज करते हुए सिंपली जो हमने फॉर्मूला सीखा है वो लगा देंगे। अब यहाँ पर देखो आप कि यहाँ पर भी हमारे जो ये नंबर्स हैं b1 और b2 वेक्टर्स है वो डिफरेंट है ना। तो इसमें भी हमारा स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल है, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, और बाहर भी एक मोड, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं a1 और a2 आपको जब पता है ऑलरेडी। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 8/√29। तो आप कैलकुलेट करके अपना आंसर मैच कर सकते हैं और आपका जो कैलकुलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ऐसे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 11.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट हैं।